आज का टॉपिक है भारतेंदु युगीन कविता स्वरूप और विकास। ये BHDC 133 इकाई 1 से लेके इकाई 6 तक मैंने इस वीडियो में कवर किया है। खंड 1 पूरा कवर किया है और खंड 2 छायावाद को पूरा कवर किया है। तो आइए पढ़ते हैं खंड 1 में इकाई 1, जिसका नाम भारतेंदु युगीन कविता स्वरूप और विकास है। भारतेंदु युगीन हिंदी काव्य की पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि का अर्थ होता है कि भारतेंदु से पहले कौन सी परिस्थितियाँ थी जिनके कारण जो इनकी विशेषताएं हैं इस युग की वो उनका सृजन हुआ। तो आगे देखते हैं कि इसमें दी हुई है आपके जो स्टडी लर्निंग मटेरियल है, इसमें 3 पृष्ठभूमि दी गई हैं: राजनीतिक पृष्ठभूमि, सामाजिक पृष्ठभूमि और साहित्यिक पृष्ठभूमि। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजनीतिक पृष्ठभूमि। राजनीतिक पृष्ठभूमि अर्थात उस समय की जो राजनीतिक स्थिति थी वो क्या थी। तो राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखते हुए हम आगे चलते हैं। यूरोपियन या अंग्रेज़ों का भारत आगमन इस समय पे होता है। उनका उद्देश्य था कि भारत में आके वो व्यापार करें और धीरे धीरे जो है वो व्यापार करते करते उनकी जो नज़र है वो राजनीति पर हुई। और राजनीति में आने के बाद अंग्रेज़ों ने जो है 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें कि अंग्रेजी राज की स्थापना का प्रारंभ हुआ या उसका मार्ग प्रशस्त हुआ। और धीरे धीरे क्या हुआ प्लासी के युद्ध के बाद कि धीरे धीरे भारतीय राज्यों में या भारतीय सभी राज्यों पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया और इस तरह से ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हो गया। सन 1857 ईस्वी तक सारा भारत जो है अंग्रेज़ों के अधीन हो गया और 1857 में ही जन विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो अंग्रेजी शासन से जो त्रस्त थे भारतीय जनता, उन्होंने जो है 1857 में विद्रोह किया। अब इस विद्रोह का परिणाम क्या हुआ कि इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप जो रानी विक्टोरिया थी उनके हाथ में शासन आ गया। और जो रानी विक्टोरिया थी वह जो है भारत के लिए या भारतीयों के लिए जो इससे पहले जो शासन करते थे जो ब्रिटिशर्स, उनसे जो है इनकी जो दृष्टि थी वह ज़्यादा क्या कहेंगे कि सहानुभूतिपूर्ण थी। तो इनकी जो सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि थी उसका जो है इस काल के जो कवि थे भारतेंदु और अन्य, उन्होंने अपनी रचनाओं में रानी विक्टोरिया का जो है प्रशंसा की है। रानी द्वारा भारतीयों को बराबरी का दर्जा दिया गया, शिक्षा प्रसार किया गया और शिक्षा में भारतीयों को स्थान दिया गया। परिणाम क्या हुआ? इन सब का परिणाम क्या हुआ कि कवियों द्वारा रानी की मुक्त कंठ से प्रशंसा की गई और इसी को राजभक्ति बोला गया। भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया। तो ये जो स्थिति थी कि जो है समाचार पत्र जो छपते थे भारतीय भाषाओं में, उन पर प्रतिबंध लगाया जाता था ताकि जो देशभक्ति की भावना है वह कम से कम लोगों तक पहुंच सके। और परिणाम इसका इन सब का परिणाम क्या होता है कि जनता में राष्ट्रीय चेतना के बीज अंकुरित होने लगे थे। तो ये थी भारतेंदु युगीन राजनीतिक पृष्ठभूमि। इसके ये की पॉइंट है कुछ जो मैंने लिख रखे हैं, आप पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं हम सामाजिक पृष्ठभूमि। सामाजिक पृष्ठभूमि में देखें तो हम पाएंगे कि समाज में क्या था उस समय, सामाजिक स्थिति क्या थी, समाज में जो लोग थे उनके बीच कैसे संबंध थे। तो उस समय जो समाज था उसमें जो है जातिगत द्वेष था, जाति प्रथा प्रचलित थी, हिंदू मुस्लिम विभेद था, नारी की जो दशा थी वो ठीक नहीं थी, बुरी स्थिति थी। और नारी के प्रति जो है अनेक जो है कुप्रथाएं प्रचलित थी, जैसे पर्दा प्रथा हो गई, बाल विवाह, सती प्रथा, दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, बहु विवाह आदि। ये सब कुप्रथाएं तत्कालीन समाज में प्रचलित थी। और इस समय में जो सामाजिक परिवर्तन हुए उसके लिए जो है अनेक जो समाज सुधारक थे उन्होंने प्रयास किए, जिनमें से केशव चंद्र सेन थे, राजा राममोहन राय थे। आप इसमें पढ़ सकते हैं कि इन्होंने क्या क्या सुधार किए। और इसी तरह से समाज में जाति पाति का विरोध करने के लिए जो समाज सुधारक हैं उन्होंने जो है ब्रह्म समाज की, प्रार्थना समाज की, आर्य समाज की स्थापना की और शिक्षा के प्रचार पर जोर दिया और इस तरह से समाज में नव जागरण की लहर फैलाई। तो ये थी सामाजिक पृष्ठभूमि भारतेंदु युग की। आगे हम देखते हैं कि साहित्यिक पृष्ठभूमि क्या थी। देखिए साहित्यिक पृष्ठभूमि साहित्यिक पृष्ठभूमि क्या थी?
सन 1857 से पहले भारतीय साहित्य के इतिहास में रीति काल की परंपरा थी। रीति काल में जो साहित्य रचा गया वह राजाओं के दरबार में लिखा गया। राजाओं के यहाँ पर राजा अपने यहाँ पर जो रचनाकार है या कवि है वो रखते थे, जिनका कार्य होता था राजाओं की प्रशंसा करना। राजा युद्ध में जाते थे, राजा में युद्ध की प्रशंसा करना, रानियों की प्रशंसा करना, और इस तरह से जो उनका जो रोजी रोटी का जो साधन था वह राज दरबार ही था। तो इसलिए जो रीतिकालीन जो विशेषताएं हैं वो राजा की प्रशंसा में ही सारा साहित्य लिखा गया है। तो इस काल में देखते हैं कि साहित्यिक पृष्ठभूमि क्या थी। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना के कारण साहित्य की इस प्रवृत्ति में सुधार आया। यानी जब ब्रिटिश शासन नहीं था तो उससे पहले राजाओं के यहाँ पर आश्रय प्रदान होता था कवियों को, जिनका कार्य होता था राजाओं की प्रशंसा करना और असरफियाँ लेना और अपनी जीविका कमाना। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश शासन की स्थापना होती है वैसे ही बदलाव आता है इस प्रवृत्ति में, और जो इससे पहले जो जीविका कमाना होता था, अब जो है देशभक्ति की भावना पैदा करना कवियों का कार्य हो गया। जन साहित्य का पनयन शुरू हुआ। 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई और इसी तरह से अनेक अन्य कॉलेजों की स्थापना हुई, जिससे कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हुई, शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ और लोगों में जागृति आई। कवियों ने अतीत एवं वर्तमान दोनों को महत्व दिया, अर्थात दोनों को ही अपनी रचनाओं में विषय बनाया। श्रृंगारपूर्ण रचनाओं के साथ साथ राष्ट्र प्रेम और सामाजिक यथार्थ से पूर्ण रचनाएं लिखी जाने लगी। सामाजिक यथार्थ उस समय का क्या था, जो कि कुप्रथाएं थी। सामाजिक और राजनीतिक यथार्थ क्या था कि जो राजनीतिक स्थिति थी उनको स्थान दिया जाने लगा। भाषा अब तक अवधी व ब्रज थी, यानी रीतिकाल तक अवधी और ब्रज भाषा में साहित्य रचा जाता था, किंतु अब खड़ी बोली में गद्य रचना होने लगी। तो ये जो भारतेंदु युगीन जो काव्य है उसको हम वहाँ तक हम कैसे आए, तो अगर हम इससे देखें कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसको हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इन सब की समय सीमा लिखी हुई है। 1050 से 1375 ईस्वी तक आदिकाल का समय माना जाता है। भक्तिकाल का समय 1375 से 1700 ईस्वी तक माना जाता है। रीतिकाल का समय 1700 से 1900 के बीच माना जाता है। और आधुनिक काल, ये देखिए आधुनिक काल का जो समय है वह 1900 से अब तक माना जाता है। तो आधुनिक काल को भी फिर विभाजित किया गया है। ये देखिए भारतेंदु युग जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं वो 1850 से 1900 ईस्वी के बीच माना जाता है। तो अभी जो हमने ये सारी पृष्ठभूमि पढ़ी है राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक, ये 1850 से 1900 के बीच की स्थिति थी। फिर आगे द्विवेदी युग, छायावाद, आपके सिलेबस में द्विवेदी युग भी है और छायावाद भी है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो इनकी समय सीमा ये इस तरह से है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका भारतेंदु का आगमन 1.2.4 आपके स्टडी लर्निंग मटेरियल में ही है। ये भारतेंदु के जन्म आदि के बारे में लिखा है। भारतेंदु का थोड़ा सा परिचय है कि 7 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने जो है भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम देखा था और जब बचपन से ही वो रचनाएं करते थे। उनके जो पिताजी थे गोपाल चंद्र गिरधर दास, वो भी उच्च कोटि के कवि थे। तो इनको जो वातावरण मिला कवि का या रचना करने का वह अपने घर से ही प्राप्त हुआ। अब देखते हैं भारतेंदु के आने के बाद क्या साहित्य में बदलाव होते हैं और इनकी रचनाओं में हमें क्या देखने को मिलता है। भारतेंदु की रचनाओं में राजभक्ति के साथ साथ राष्ट्रभक्ति की कविताएं भी मिलती हैं। राजभक्ति उस समय पे जो गवर्नमेंट थी, उस समय पे जो ब्रिटिशर्स थे, जो शासन कर रहे थे, उनकी भी प्रशंसा इन्होंने की है। जैसे मैंने पीछे बताया कि रानी विक्टोरिया की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है और साथ साथ राष्ट्रभक्ति की भी रचनाएं की हैं। देखो बच्चों, उस समय पे जो माहौल था वह ऐसा था कि वो खुलकर जो है राष्ट्रभक्ति की कविताएं नहीं लिख सकते थे।
जिन कविताओं में, जिन रचनाओं में राष्ट्रभक्ति खुलकर अभिव्यक्त होती थी उनको प्रतिबंधित कर दिया जाता था। तो इसलिए तत्कालीन कवियों ने राजभक्ति के साथ साथ राष्ट्रभक्ति भी की है। और हिंदी भाषा को जो है इन्होंने अपना अस्त्र बनाया। इन्होंने जो अपनी जो सभी रचनाएं हैं वह खड़ी बोली हिंदी में प्रारंभ की। और इनकी जो देखा देखी है या इनके जो फॉलोवर थे, अन्य जो कवि थे इनके पीछे, उन्होंने भी हिंदी भाषा को ही अपनाया और यहीं से प्रारंभ होता है खड़ी बोली हिंदी का विकास। उन्होंने घोषणा की कि अपनी भाषा की उन्नति करके ही हम सभी प्रकार की उन्नति कर सकते हैं। ये इनका एक कोटेशन है, आप लिख सकते हैं। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। आप इसको एक लाइन भी लिख सकते हैं पेपर में। निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। तो समाज में फैली कुरीतियों पर इन्होंने लेखनी चलाकर नव जागरण का सूत्रपात किया। समाज में जो अनेक अंधविश्वास, अनेक जो रूढ़ियाँ थी, जो महिलाओं का सम्मान नहीं होता था, उन पर जो है इन्होंने अपनी लेखनी चलाई और नव जागरण का सूत्रपात किया। और इन्होंने जो है पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन किया, जिनमें से हैं ये प्रमुख हैं। हिंदी गद्य की विविध विधाओं को, जैसे उपन्यास हो गया, नाटक हो गया, कहानी हो गई, ये हिंदी की गद्य की विविध विधाएं हैं। इन सब पर इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। भारतेंदु ने तत्कालीन उन सभी विषयों पर लेखन किया जिनसे जीवन के विविध क्षेत्रों में नव जागरण का उन्मेष हुआ। तो भारतेंदु के आगमन से, साहित्य में भारतेंदु के आगमन से बहुत परिवर्तन हुए और नव जागरण का उन्मेष हुआ। लोगों में जन जागृति आई। राजभक्ति के साथ साथ राष्ट्रभक्ति भी इन्होंने की। भाषा की उन्नति के बारे में इन्होंने कहा और हिंदी भाषा के विकास पर बल दिया। आगे देखते हैं कि भारतेंदु युगीन जो कवि हैं उनको जो है हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। या भारतेंदु युगीन हिंदी काव्य का विकास कैसे होता है। देखो, इस युग के जो कवि हैं उनको हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहली श्रेणी है जिन्होंने आधुनिकता से अपने आप को अलग रखा, जैसे कवि थे सेवक और सरदार हनुमान कवि। इन्होंने जो है आधुनिकता से अपने आप को अलग रखा, अर्थात ब्रिटिश शासन के आने के बाद जो आधुनिकता आती है, जो शिक्षा का प्रसार होता है, नए नए विचार आते हैं, उनसे जो है अपने आप को इन कवियों ने दूर रखा। दूसरी जो श्रेणी है, इन्होंने जो आरंभ है वो प्राचीन परंपरा से किया, किंतु आधुनिकता से युक्त काव्य रचना की ओर चले गए। अर्थात ये अपनी रचनाओं में पहले प्राचीन परंपरा निभा रहे थे, प्राचीन विषय ले रहे थे, किंतु जैसे जैसे आधुनिकता का पदार्पण होता है उन्होंने जो है आधुनिकता से युक्त काव्य रचना की। इनमें से जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं और राधा कृष्ण दास जी हैं। तीसरी जो श्रेणी आती है भारतेंदु युगीन कवियों की, उनमें हैं जिन्होंने अर्वाचीन ढंग की काव्य रचनाएं की और इनमें जो है बाल मुकुंद गुप्त सबसे प्रमुख हैं। देखो, जो भारतेंदु जो युग था वह संक्रांति युग था। संक्रांति युग अर्थात प्राचीन और नवीन विषयों का संगम और उनके बीच एक तनाव कि क्या चुना जाए, प्राचीन विषयों को लिया जाए या नई काव्य धारा को चुना जाए, तो इसको कहते हैं संक्रांति युग या संक्रमण का युग। तो संक्रमण का युग था भारतेंदु युग। आगे चलते हैं। आगे कुछ कवियों का परिचय दिया गया है आपके सिलेबस में, जैसे पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इसका जो है एक छोटा सा परिचय यहाँ पर है। इनका जन्म स्थान दिया हुआ है। इन्होंने रसिक समाज की स्थापना की, पत्रिकाएं ये निकाली इन्होंने, और इनके जो काव्य विषय होते थे वो प्राचीन विषयों के साथ साथ नवीन विषयों का भी समावेश इनके काव्य में होता था। साथ ही हास्य व्यंग्यपूर्ण रचनाएं ये करते थे, अपनी बात को हास्य व्यंग्यपूर्ण तरीके से कहते थे। विशेषताएं हैं इनके काव्य की, प्राचीनता के साथ साथ नवीनता का वर्णन, देशभक्ति के साथ साथ राजभक्ति। देशभक्ति की जो रचना है वह है भारत बधाई और राजभक्ति की हार्दिक हर्षादर्श। हिंदी के प्रति अनन्य प्रेम था। वर्षा ऋतु से अधिक प्रेम होने के कारण इन्होंने अपना जो उपनाम रख लिया था वह प्रेमघन रखा था, प्रेमघन। ठीक है।
आगे हैं इनकी जो रचनाएं हैं उसमें जो है ब्रज बोली के साथ साथ खड़ी बोली का प्रयोग भी मिलता है। ब्रज भाषा में इन्होंने जो है काव्य की रचना की है, कविताओं की रचना की है, जबकि जो गद्य जो है वह खड़ी बोली में लिखा है। आगे है प्रताप नारायण मिश्र। इनका जन्म 1856 में कानपुर में हुआ। इस काल के अनेक जितने भी कवि थे उन्होंने सबने पत्र पत्रिकाएं निकाली हैं। प्रताप नारायण मिश्र जी ने भी ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया। इनकी रचनाएं कुछ ये हैं। प्रेम पुष्पावली, मन की लहर। इनके काव्य की विशेषताएं हैं कि इन्होंने जो है प्राचीनता और नवीनता दोनों का जो है दोनों में से नवीनता को अधिक ग्रहण किया है, अर्थात अपने काव्य का विषय जो है नवीन विषयों को अधिक बनाया है। साथ ही इन्होंने लोक गीतों की रचना भी की है। प्रबंध गीत, उदाहरण के तौर पर आल्हा पर इन्होंने प्रबंध गीत लिखा, होली पर इन्होंने प्रबंध गीत लिखा है। इन्होंने जो है प्रताप नारायण मिश्र जी ने देश की दुर्दशा का भी वर्णन किया है। उस समय पे जो किसानों की दशा थी, जो मजदूरों की दशा थी, जो अपने देश का जो स्वरूप था, जो हम दूसरों के अधीन थे, उसका जो है इन्होंने अपने काव्य में वर्णन किया है। लोकहित के लिए इन्होंने रचनाएं की हैं। साथ ही वीर भक्ति एवं श्रृंगार युक्त रचनाएं इनके काव्य में देखने को मिलती हैं। हास्य व्यंग्यपूर्ण ये भारतेंदु युगीन काव्य की विशेष जो है एक विशेषता है, जो सभी कवियों ने जिसका प्रयोग किया है अपनी बात कहने के लिए। सभी ने हास्य व्यंग्यपूर्ण शैली को अपनाया है। ऋतु वर्णन, प्रताप नारायण मिश्र जी ने ऋतु का वर्णन किया है, अर्थात प्रकृति में जो अनेक ऋतुएं आती हैं उनका जो है वर्णन अपने काव्यों में अपने विषय को स्पष्ट करने के लिए किया है। साथ ही सामाजिक कुरीतियों की निंदा की है, जैसे बाल विवाह पर इन्होंने कविताएं लिखकर जो है उस समय में प्रचलित इस सामाजिक कुरीति की निंदा करके समाज को यह संदेश दिया है कि यह कुरीति जो है समाज में नहीं होनी चाहिए। जनता में स्फूर्ति, स्वाभिमान, राष्ट्रीय चेतना जगाने में इनका काव्य समर्थ है। तो ये कुछ कवियों का परिचय था यहाँ पे। आगे देखते हैं इस यूनिट में और क्या है। नेक्स्ट है श्री राधाचरण गोस्वामी। राधाचरण गोस्वामी का जन्म दिया हुआ है, कहाँ हुआ? वृंदावन में। संस्था की स्थापना की इन्होंने। कवि कुल कौमुदन और ब्रज भाषा से इन्हें अत्यधिक मोह था। ये काव्य रचना के लिए ब्रज भाषा को ही अधिक उपयुक्त मानते थे। इनके काव्य की कुछ विशेषताएं हैं कि इन्होंने तत्कालीन अत्याचारी शासन की आलोचना की, अर्थात उस समय पे जो अंग्रेज़ों का शासन था उसकी इन्होंने आलोचना की है। ये सारी कॉमन विशेषताएं हैं जो भारतेंदु युग की विशेषता में आ सकती हैं। तत्कालीन सभी कवियों ने अंग्रेजी शासन की आलोचना की है, हिंदी के प्रति प्रेम दिखाया है, देश की दुर्दशा का वर्णन किया है, स्वदेश की प्रशंसा की है, भारतीय संस्कृति का गौरवगान किया है। ये सभी विशेषताएं इनके काव्य में भी हमें देखने को मिलती हैं। ये कुछ रचनाएं हैं इनकी। आगे चलते हैं। भारतेंदु युगीन हिंदी काव्य की विशेषताएं देखिए आपके, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतेंदु युगीन हिंदी काव्य की विशेषताएं बताइए। देखिए भारतेंदु पर अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये एक छोटा सा परिचय है। ये देखिए इंट्रोडक्शन है ये। अगर भारतेंदु पर कोई भी प्रश्न आता है तो आप कहाँ से प्रारंभ करेंगे? हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु हरिश्चंद्र का आगमन एक युगांतकारी घटना थी। हिंदी भाषा के काव्य एवं गद्य की विविध विधाओं में नवीनता का समावेश करके उन्होंने युगांतकारी परिवर्तन किया। यही कारण है कि विद्वानों ने इस कालखंड का नामकरण भारतेंदु के नाम पर किया है। यहाँ से प्रारंभ करके फिर आगे जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग आप हेडिंग डाल के आंसर को स्टार्ट कर सकते हैं। तो भारतेंदु हिंदी, भारतेंदु युग की विशेषताएं अगर पूछा जाता है तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखिए, उसके बाद आप लिखिए कि भारतेंदु युग की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 आप सारी पढ़ सकते हैं। ये देखिए भारत दुर्दशा का वर्णन इन्होंने किया है, उसका एग्जाम्पल है रोवहु सब मिली के आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। आप में से
जो है कोई भी एक लाइन लेके उसको भी आप एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं। भाषा शैली देखिए, ब्रज के साथ साथ खड़ी बोली का प्रयोग जो है सभी कवियों ने किया है। उर्दू भाषा के शब्दों का भी प्रयोग मिलता है, जैसे तमाशा, ऐशोआराम। अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी होने लगा था क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिशर्स आ गए थे और उनकी जो भाषा शैली है उसका प्रभाव भी साहित्य में पड़ रहा था। जैसे सेल्फिश की नैया बूढ़त को न बचाए, तो सेल्फिश जो शब्द है वह अंग्रेजी का है। साथ ही लोकोक्ति मुहावरों का प्रयोग भाषा में चमत्कार दिखाने के लिए, विषय को अधिक स्पष्ट करने के लिए किया गया है। भारतेंदु काल में कजली लावनी का प्रयोग, ये एक रूप है काव्य का जिसका प्रयोग इस काल में किया गया। आगे आता है आपकी इकाई में नेक्स्ट में द्विवेदी युगीन हिंदी काव्य स्वरूप और विकास। देखिए, सबसे पहले है इस युग की पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि में वही आएगा कि इससे पहले जो साहित्य की धारा चल रही थी वह क्या थी और उसमें क्या विशेषताएं थी। तो द्विवेदी युग से पहले भारतेंदु युग था जिसका समय 1850 से 1900 था। उसके बाद द्विवेदी युग आता है जिसका समय जो है 1900 से 1918 या 20 के आसपास माना जाता है। तो युगीन पृष्ठभूमि यानी कि द्विवेदी युग की पृष्ठभूमि क्या थी? देशभक्ति थी। भारतेंदु युग में देशभक्ति थी, राजभक्ति थी, ठीक है। तो लेकिन राजभक्ति जो है ज़्यादा थी, देशभक्ति कम थी क्योंकि प्रतिबंधित कर दिया जाता था रचनाओं पर। लेकिन इस काल में द्विवेदी युग में राजभक्ति पर ज़्यादा बल दिया जाने लगा क्योंकि स्वाधीनता आंदोलन हमारे सामने आए। महात्मा गांधी जी के द्वारा अनेक स्वाधीनता आंदोलन चलाए गए, समाज को बल मिला, समाज के जो आम व्यक्ति है वह जो है स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े, जिससे कि राजभक्ति को हटाकर देशभक्ति को बढ़ावा मिला। और इसी तरह से जो रचनाएं हैं इस काल के द्विवेदी युग की उनमें जो है स्वाधीनता आंदोलन और राष्ट्रभक्ति की भावना ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट है द्विवेदी युग 3.3.1 काल निर्धारण और नामकरण। काल निर्धारण का अर्थ होता है कि इसकी जो समय सीमा है वो कब मानी जाती है। तो 1900 ईस्वी से 1918 या 20 के बीच इसकी द्विवेदी युग की समय सीमा मानी जाती है, काल माना जाता है, समय माना जाता है। और नामकरण देखिए, द्विवेदी युग मतलब द्विवेदी जी के नाम पर इनका नाम पड़ा। अब द्विवेदी जी का पूरा नाम क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर ही द्विवेदी युग नामकरण हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी युगकर्ता की शक्ति एवं सीमाएं। युगकर्ता मतलब जिसने युग का निर्माण किया। युगकर्ता क्यों कहा गया है? युग का अर्थ है द्विवेदी युग, अर्थात 1900 से 1920 के बीच का जो युग है उस युग के निर्माणकर्ता थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इस युगकर्ता की यानी जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं इनकी शक्ति क्या है? इनकी शक्ति है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन। इन्होंने जो है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किया और सरस्वती पत्रिका ने हिंदी के जगत में जो है एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिए। वो हम देखेंगे कि क्या क्या क्रांतिकारी परिवर्तन सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हुए। देखते हैं, ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किया। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन होता है 1900 ईस्वी में, किंतु आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक बनते हैं 1903 में। सरस्वती के माध्यम से सुधार किए, जैसे विविध विषयों पर लेखनी चलाई गई। ये अपनी पत्रिका में अनेक विषयों को स्थान देते थे और उन्हीं कवियों की रचनाओं को स्वीकार करते थे जो भाषिक दृष्टि से, जो व्याकरणिक दृष्टि से परिशुद्ध होती थी, शुद्ध होती थी, अर्थात उसमें जो है व्याकरण की दृष्टि से कोई दोष नहीं होता था। अशुद्ध भाषा के स्थान पर शुद्ध भाषा का प्रचलन इस पत्रिका के माध्यम से ही होता है और खड़ी बोली का जो एक शुद्ध रूप है, परिष्कृत रूप है, वह इस पत्रिका के माध्यम से ही सामने आता है। खड़ी बोली में कविता रचना की और सरस्वती पत्रिका का सबसे बड़ा योगदान ये भी है व्याकरणिक दृष्टि से, तो इसने जो है व्याकरण को शुद्ध रूप जो है समाज के सामने रखा, साहित्यकारों के सामने रखा। दूसरा जो है जो देशभक्ति की जो भावना है वह सरस्वती पत्रिका के माध्यम से ही समाज के बीच फैली।
ये कुछ हॉट पॉइंट हैं। स्वतंत्रता आंदोलन का वर्णन जो है इस युग में जो है देखने को मिलता है। महात्मा गांधी का साहित्य में प्रभाव पड़ा क्योंकि बहुत सारे आंदोलन इस समय चले थे। किसान जीवन का वर्णन मिलता है। किसानों पर ब्रिटिशर्स द्वारा जो है कर लगाया जाता था, तो इसलिए किसान जीवन का वर्णन जो है द्विवेदी युगीन साहित्य में मिलता है। उपेक्षित व्यक्तियों का वर्णन मिलता है, जैसे पौराणिक कथनों को ही लेकर या पौराणिक कथाओं को ही लेकर, जैसे रामायण में राम और सीता को लेकर साकेत जो है महाकाव्य रचा गया, लेकिन उसकी दृष्टि दूसरी थी, समाज सुधारक की दृष्टि थी। इसी तरह से रामायण में जो लक्ष्मण की पत्नी जो उर्मिला थी, उपेक्षित, उसको जो है रामायण में भी एक उपेक्षित पात्र के रूप में देखा जाता है, उसका वर्णन कहीं भी नहीं मिलता है। किंतु इस काल के साहित्य की, द्विवेदी युगीन साहित्य की विशेषता ये है कि जो उपेक्षित पात्र थे पौराणिक काव्यों में, उनको जो है इस युग में स्थान मिला है। तो यहाँ पर उर्मिला काव्य की रचना इस युग के कवियों द्वारा की गई। इसी तरह से नारी साहित्य या नारी चेतना से संबंधित साहित्य इस काल में लिखा गया। क्योंकि हम देखते हैं कि भारतेंदु युग में ही नारी के प्रति सुधार की दृष्टि आ गई थी, कुरीतियाँ थी उनको ख़त्म किया जाने लगा था, और द्विवेदी युग तक आते आते जो है वह सुधार की प्रवृत्ति और बल पकड़ती गई, और इसलिए जो साहित्य लिखा गया वह नारी चेतनापरक साहित्य लिखा गया। और स्वाधीनता की भावना इस काल में भी हमें देखने को मिलती है। आगे हैं सीमाएं, अर्थात द्विवेदी युग की क्या सीमाएं थी। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि जो द्विवेदी युगीन साहित्य है, क्योंकि इसमें भाषा पर ज़्यादा जोर रहा। भारतेंदु युग में ब्रज भाषा भी चलती थी और खड़ी बोली भी चलती थी, अर्थात भाषा की जो है वह दोहरी स्थिति थी। जो गद्य की रचना की जाती थी, यानी जो पढ़ने योग्य जो वो होता था, विषय वस्तु होती थी, उसकी जो रचना है वो खड़ी बोली में की जाती थी। किंतु कविता की रचना जो है या पद की जो रचना है वह ब्रज भाषा में की जाती थी। तो एक दोहरी स्थिति थी भारतेंदु युग में, किंतु द्विवेदी युग में आके वह जो दोहरी स्थिति थी वह आकर दूर होती है, और जो भाषा है वह खड़ी बोली स्थापित हो जाती है। और खड़ी बोली जो भाषा जो स्थापित होती है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के प्रयास से उन्होंने जो है भाषा में अनुशासन की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया, अर्थात भाषा में व्याकरणिक दृष्टि से कोई दोष नहीं होना चाहिए। तो जो भी रचना करते थे उस समय के जो रचनाकार थे, वो इस बात का ध्यान रखते थे कि उनकी जो भाषा है उसमें कोई व्याकरणिक दोष न आए। तो इसका जो है दुष्परिणाम क्या होता है कि जो भाव की जो अभिव्यक्ति है वह भाषा के अनुशासन में बंद कर रह गई। तो ये इस युग की सीमा मानी जाती है। दूसरा है भाषा में सरलता और प्रवाहमयता नहीं आ पाई, क्योंकि जो रचनाकार था वह सोचता था कि व्याकरणिक दृष्टि से कहीं गलती ना हो जाए, तो इसलिए जो भाषा की जो प्रवाहमयता है वो खत्म हो गई। रचना करते समय भाषा पक्ष या व्याकरण पक्ष पर अधिक ध्यान होने पर कवि भावों पर बंधन सा महसूस करता था। इसी भाव बंधन के कारण अगले युग, यानी नेक्स्ट जो युग आता है, नेक्स्ट आपकी यूनिट जो है वह छायावाद की है, छायावाद का उदय हुआ। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। इसकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो रंग में भंग, जयद्रथ वध आदि हैं। विशेषता हैं, इन्होंने जो है प्राचीन कथाओं को नए ढंग से व्यक्त अपने काव्य में किया है, यानी जो विषय लिया है अपने साहित्य में वह पौराणिक कथाओं को उठाया है, किंतु उसका नए ढंग से विवेचन किया है। अभी हमने उर्मिला की बात की थी, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला की रामायण में, तो उर्मिला को इन्होंने लेकर उर्मिला के चरित्र को गढ़ा है, यानी उपेक्षित वर्ग से जो है इन्होंने पात्रों को लेकर उसका नया विवेचन किया है। इसी तरह से राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति इनका जो काव्य है भारत भारती, जो 1914 में लिखा गया, उसमें देखने को मिलती है। इस पर पुरस्कार भी मिला था इनको। भारत भारती से ये कुछ लाइनें हैं। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। फिर है भारतीय संस्कृति की गरिमा का वर्णन इन्होंने अपने काव्य में किया है।
मानवतावादी दृष्टि है इनकी, अर्थात मानव के प्रति जो है कारुणिक दृष्टि है, प्रत्येक मानव के लिए प्रेम की भावना है। किसान जीवन का वर्णन इनके काव्य में देखने को मिलता है कि किसान की जो जीवन है वह कैसा होता है और वह अपने संघर्षपूर्ण जीवन में किन किन परेशानियों को झेलता है। गांधी जी की छाप इनके काव्य में हमें देखने को मिलती है। नारी विषयक दृष्टिकोण, जैसे बताया मैंने, उर्मिला यशोधरा बुद्ध की पत्नी यशोधरा का भी इन्होंने वर्णन किया है। भाषा इनकी जो है खड़ी बोली है और सरसता है इनकी भाषा में। नेक्स्ट है साहित्यिक प्रवृत्तियाँ। ये हेडिंग है आपके स्टडी लर्निंग मटेरियल में से ही 3.5। साहित्यिक प्रवृत्तियाँ यानी द्विवेदी युगीन साहित्यिक प्रवृत्तियाँ या द्विवेदी युग की साहित्यिक प्रवृत्तियों के बारे में बताएं या विशेषताओं के बारे में बताएं। तो अनेक काव्य विषयों पर रचना इस समय में होती है। राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति इस काव्य में हुई है। आप भारत भारती से उदाहरण ले सकते हैं। सुधार की भावना, नारी के प्रति सुधार की भावना आई है। उर्मिला काव्य को की रचना की है यशोधरा की है मैथिली शरण गुप्त ने। उधर से आप एग्जाम्पल उठा सकते हैं। देशभक्ति की भावना यानी जो किसान जीवन है उसकी अभिव्यक्ति मैथिली शरण गुप्त ने अपने काव्य में की है। उपेक्षितों को अपने काव्य में स्थान दिया है। सामान्य व्यक्तियों का वर्णन किया है यानी मानवतावादी दृष्टि है। स्वच्छंदतावादी प्रवृत्तियाँ, मुक्त जीवन के प्रति झुकाव, इसका अर्थ है कि जो आम जन जीवन है उसका मुक्त जन जीवन या मुक्त जीवन के प्रति झुकाव जो है वह इनकी रचनाओं में या इस काल की रचनाओं में देखने को मिलता है, लेकिन पूरी तरह नहीं मिलता। जो ये स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति है ये छायावाद में जाकर उभरती है, किंतु उसका जो आरंभ है वह इस काल के साहित्य में छुटपुट रूप में देखने को मिलता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है मुक्त जीवन के प्रति झुकाव इस काल की रचनाओं में देखने को मिलता है। झुकाव देखने को मिलता है, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट है कल्पना शक्ति का प्रयोग। तो कवियों ने जो है देशभक्ति की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना, सुधार की भावना जगाने के लिए जो है अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग किया है। जैसे उर्मिला काव्य को ही ले हैं हम, तो रामायण में से उर्मिला के चरित्र को उठाकर मैथिली शरण गुप्त ने अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग कर एक नई रचना गढ़ी है जो समाज में नारी सुधार की प्रेरणा देती है। प्रकृति के मनोरम दृश्यों का वर्णन किया है या प्रकृति के माध्यम से ही अपने विषयों को विस्तार दिया है सभी द्विवेदी युगीन कवियों ने। उदात्त प्रेम का वर्णन है। साकेत मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। साकेत में राम एवं सीता के दाम्पत्य प्रेम के माध्यम से समाज में आदर्श दाम्पत्य प्रेम क्या होना चाहिए या आदर्श ग्रस्त जीवन कैसा होना चाहिए, इसका जो संदेश है वह गुप्त जी ने दिया है। आगे चलते हैं। अगर आपके सामने आता है क्वेश्चन कि द्विवेदी युगीन विशेषताएं बताइए या प्रवृत्ति बताइए, तो इसी को आगे बढ़ाते हुए आप आगे नंबरिंग करके पूरा क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। अगर मान लो आता है अभिव्यंजना पक्ष लिखिए या भाव पक्ष और अभिव्यंजना शिल्प अलग अलग आते हैं, तो आप भाव पक्ष में ये लिख सकते हो, कला पक्ष में या अभिव्यंजना शिल्प में ये लिख सकते हो। अभिव्यंजना शिल्प का अर्थ होता है कैसी भाषा का प्रयोग किया है, कैसे शब्दों का प्रयोग किया है, वाक्य छोटे हैं बड़े हैं, भाषा सरल है या दुरूह है या कठिन है, या काव्य रूप कैसे हैं, कविताएं की हैं या लंबी कविताएं की हैं या पैराग्राफ में लिखा है। ठीक है, तो अभिव्यंजना शिल्प देखते हैं। अनेक काव्य रूपों की विविधता हमें द्विवेदी युगीन काव्य में देखने को मिलती है। प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, जैसे झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान आपने स्कूल में पढ़ा होगा, ये मुक्तक काव्य है। इसकी जो रचना है द्विवेदी युग में हुई। और खंड काव्य जैसे जयद्रथ वध और नहुस, इसकी रचना जो है खंड काव्य के रूप में इसी युग में हुई है। महाकाव्य साकेत मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है, महाकाव्य रूप है इसका। खड़ी बोली शुद्ध व्याकरण सम्मत है। प्रतीक योजना प्रिय प्रवास जो हरिओत जी ने लिखा है। प्रिय प्रवास में राधा और कृष्ण के माध्यम से लोक जागरण का संदेश
समाज को दिया है, यानी कि वो लोक जागरण के प्रतीक के रूप में आए हैं, सिंबल के रूप में आए हैं। उपमान योजना अच्छी है इस काल की, अनेक उपमानों का अलंकारों का प्रयोग किया है। इसी तरह से छंद योजना भी अच्छी बन पड़ी है द्विवेदी युग की। तो इस तरह से ये आपकी यूनिट 1 ख़त्म हो। इस तरह से ये आपकी यूनिट 1 से लेके 6 तक ख़त्म हो गई। खंड 1 आपका पूरा इसमें हो गया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम खंड 2 करेंगे।